हेलो एवरीवन। हम गेट सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन की सीरीज़ देख रहे हैं और ये 7th वीडियो है जिसमें हम सॉइल मैकेनिक्स के इफेक्टिव स्ट्रेस एंड परमेबिलिटी के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। तो हम ऑलरेडी इसके 10 क्वेश्चंस देख चुके हैं। अभी हम 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द सॉइल स्ट्राटा शोन इन द फिगर, द वाटर टेबल इज लोअर्ड बाय ड्रेनेज बाय 2 मीटर and if the top 2 meter thick silty and stratum remains saturated by capillary action even after lowering of water table, the increase in effective vertical pressure in kilopascal at mid height of clay layer will be। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस पूछा है, जबकि बताया गया है कि वाटर टेबल इज लोअर्ड बाय ड्रेनेज बाय 2 मीटर्स। देखिए यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर ही ग्राउंड लेवल, ठीक है। यहाँ से जो ओरिजिनल ग्राउंड वाटर टेबल, यहाँ पर ग्राउंड वाटर टेबल है, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंड लेवल के ऊपर ही ग्राउंड वाटर टेबल है और बाद में क्या हुआ कि इसको 2 मीटर से कम कर दिया गया। जब 2 मीटर से कम कर दिया गया तब भी यहाँ पर क्या लिखा है कि इट इज़ सैचुरेटेड बाय कैपिलरी एक्शन। फिर भी ये सॉइल जो है तो सैचुरेटेड ही है, लेकिन अभी सैचुरेटेड होने की वजह क्या है? कैपिलरी एक्शन। तो ठीक है, हमें ये पता है कि अगर इफेक्टिव स्ट्रेस हम निकालेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, इस तरह से फार्मूला होता है। लेकिन अगर कभी आप पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर आप कैपिलरी एक्शन की वजह से आप इस तरह से बताएंगे तो निगेटिव वैल्यू इम्पार्ट करेंगे, मतलब माइनस ऑफ माइनस यू आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा जब आप कैपिलरी एक्शन को कंसिडर करेंगे। कैपिलरी एक्शन कब कंसिडर कर रहे हैं आप? जब 2 मीटर नीचे ये लोअर डाउन हो जा रहा है वाटर लेवल। तो इसके नीचे आ जाने की वजह से हो क्या रहा है? इफेक्टिव स्ट्रेस अल्टीमेटली बढ़ जा रहा है, माइनस माइनस इज प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफेक्टिव स्ट्रेस कैपिलरी एक्शन आने की वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस में इंक्रीज हो जाता है। तो क्वेश्चन में वैसे भी दिया हुआ है कि इंक्रीज इन वर्टिकल प्रेशर आपको निकालना है, इंक्रीज इन इफेक्टिव वर्टिकल प्रेशर आपको निकालना है। तो इंक्रीज इन इफेक्टिव वर्टिकल प्रेशर ये किस वजह से आ रहा है? मैंने जैसे अभी बताया आपको कि पोर वाटर प्रेशर की इसका रीज़न है कि पोर वाटर प्रेशर ही उसका रीज़न है जिसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। और पोर वाटर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू एच गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो कितने लेवल के लिए पोर वाटर प्रेशर है? निगेटिव पोर वाटर प्रेशर, खास करके मैं बता रहा हूँ कि निगेटिव पोर वाटर प्रेशर कितने के लिए है? वो 2 मीटर के लिए, क्योंकि 2 मीटर नीचे हो गया वाटर टेबल। तो क्या हुआ? कैपिलरी एक्शन की वजह से ये सैचुरेटेड है। तो यहाँ पर 2 मीटर्स के लिए है। और किसकी वजह से सैचुरेशन है? वाटर की वजह से। तो वाटर का आप यहाँ पर जैसे देखेंगे आप तो डायरेक्टली वैल्यू जैसे राउंड ऑफ करके दी हुई है, तो आप गामा डब्ल्यू की वैल्यू भी 10 ले सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हो गया 20। तो इस तरह से ऑप्शन हुआ इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मैं क्या बताने जा रहा था कि इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाता है अगर पोर वाटर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा निगेटिव वैल्यू के साथ। निगेटिव वैल्यू के साथ वो कब एग्जिस्ट करेगा? जब कैपिलरी एक्शन रहेगा। जैसे कैपिलरी एक्शन आ गया तो इफेक्टिव स्ट्रेस वैल्यू बढ़ गई। इफेक्टिव स्ट्रेस वैल्यू बढ़ने की वजह है पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर कितना बढ़ा हमने वो चेक किया और डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो विद इन 10 सेकंड्स आप इस फॉर्म जैसे आप पढ़ लेंगे क्वेश्चन को, 10 सेकंड के अंदर अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम के लिए मार्क्स ले सकते हैं। तो देखिए 2 मार्क्स के लिए इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 10 मीटर थिक क्ले लेयर इज अंडरलेन बाय अ सैंड लेयर ऑफ 20 मीटर डेप्थ। द वाटर टेबल इज 5 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ क्ले लेयर। देखिए ये क्ले लेयर है और इसमें बिलो द सरफेस ऑफ क्ले लेयर की सरफेस से 5 मीटर नीचे वाटर टेबल है। यहाँ पर कुछ वाटर टेबल रहेगा जो कि 5 मीटर है, ठीक है। दिस इज द 5 मीटर। तो वाटर टेबल यहाँ पर है। द सॉइल अबव द वाटर टेबल इज कैपिलरी सैचुरेटेड। ये ऊपर की सॉइल भी पूरी सैचुरेटेड है लेकिन कैपिलरी एक्शन की वजह से। द वैल्यू ऑफ गामा सैचुरेटेड इज 19 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। द वेट ऑफ वाटर इज गामा डब्ल्यू। इफ नाउ द वाटर टेबल राइजेज टू द सरफेस, वाटर टेबल यहाँ से बढ़कर सरफेस पे आ गया, मतलब यहाँ पर आ गया। द इफेक्टिव स्ट्रेस एट अ पॉइंट P, मतलब इस पॉइंट के ऊपर पूछा गया है, ऑन द इंटरफेस विल बी। जो इंटरफेस के ऊपर ये पॉइंट P है तो यहाँ पर इसके ऊपर इफेक्टिव स्ट्रेस का क्या हाल होगा? अभी मैं आपको बताया हूँ ऑलरेडी कि जैसे ही आप पोर वाटर प्रेशर, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। जब पोर वाटर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा तो वो इफेक्टिव स्ट्रेस को बढ़ाएगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस को वो कम कर देगा। तो यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर एक्चुअली था पहले ऑलरेडी, लेकिन आपने क्या किया, जैसे वाटर लेवल ऊपर बढ़ा दिया तो ये पोर वाटर प्रेशर जो कैपिलरी एक्शन की वजह से था वो कैपिलरी एक्शन की वजह से नहीं है। पूरा वाटर इसके अंदर सबमर्ज्ड है, वाटर टेबल की वजह से वो सैचुरेटेड है।
तो वाटर टेबल की वजह से रहेगा तो क्या होगा, ये पोर वाटर प्रेशर की जो वैल्यू नेगेटिव वैल्यू जो इम्पार्ट कर रहा था तो अभी नेगेटिव वैल्यू इम्पार्ट नहीं करेगा, पॉजिटिव वैल्यू इम्पार्ट करेंगे। पॉजिटिव वैल्यू देंगे इसका मतलब क्या हुआ कि आप टोटल स्ट्रेस में से डायरेक्टली इसको माइनस कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो आपको इफेक्टिव स्ट्रेस कम मिलेगा। तो मतलब इतनी बात तो पक्की है कि इफेक्टिव स्ट्रेस कम होने वाला है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे हैं जो डिक्रीज बता रहे हैं। अब डिक्रीज बता रहे हैं तो इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो रहा है, किसकी वजह से कम हो रहा है, पोर वाटर प्रेशर के कैपिलरी एक्शन की वजह से होने वाले पोर वाटर प्रेशर की कम हो जाने की वजह से। तो पोर वाटर प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या है, एच गैमा डब्ल्यू। वो कितना ऊपर जा रहा है, 5 मीटर्स ऊपर जा रहा है, तो हाइट इज़ 5 मीटर। और गैमा डब्ल्यू को गैमा डब्ल्यू ही लेना है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही दिया हुआ है गैमा डब्ल्यू। तो कितने से डिक्रीज हुआ ये, 5 गैमा डब्ल्यू से। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिक्रीज बाय 5 गैमा डब्ल्यू। ठीक है, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया कि पोर वाटर प्रेशर कैपिलरी एक्शन की वजह से और वाटर टेबल की वजह से क्या इफेक्ट देता है इफेक्टिव स्ट्रेस पे, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। एन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉइल मास ऑफ सैचुरेटेड सॉइल इज सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल सीपेज। ठीक है, द सैचुरेटेड यूनिट वेट इज 22 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज 0.3। द रिजल्टेंट बॉडी फोर्स इन किलो न्यूटन ऑन द सॉइल मास इज। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ऐसा बताया गया है कि सीपेज हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सीपेज होगा उसी डायरेक्शन में वो फोर्स भी इम्पार्ट करेगा। ठीक है, सॉइल का खुद का भी मास खुद का भी फोर्स लगेगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। कुछ इस तरह से सीपेज फोर्स को आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बताएंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल सीपेज हो रहा है, और सॉइल मास का हो रहा है नीचे फोर्स इम्पार्ट। ठीक है, क्योंकि सॉइल अपनी ग्रेविटी की वजह से नीचे इम्पार्ट करेंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा आपको वो कैलकुलेट करना है। दिस इज द रिजल्टेंट। तो बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ये भी। अगर आपको सीपेज की वजह से कितना फोर्स आ रहा है वो निकालना है तो आप उसको क्या करेंगे, सीपेज किसकी वजह से है, सीपेज हो किसका रहा है, वाटर का, तो पर यूनिट वॉल्यूम आप निकालेंगे उसको। तो सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम गैमा डब्ल्यू इंटू आई करेंगे। ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 9.81, ये इसका फॉर्मूला है 9.81 इंटू 0.3। तो यहाँ से आंसर मिलेगा हमें इसके लिए 2.943 किलो न्यूटन्स। ठीक है, 2.943 किलो न्यूटन, मतलब इस डायरेक्शन में क्या मिला, 2.943 इन किलो न्यूटन। इसके बाद द सीपेज फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द सीपेज। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया, हमने लिख भी लिया इसके बारे में। ठीक है, अभी जो सॉइल मास के जो डाउनवर्ड फोर्स है हमें डाउनवर्ड फोर्स कैलकुलेट करना है। डाउनवर्ड फोर्स किसकी वजह से लगेगा, पूरा सॉइल मास है, सपोज ये पूरा सॉइल मास है और इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, मतलब जो लगेगा इसके लिए यूनिट वेट क्या आएगा, फिर सबमर्ज यूनिट वेट रहेगा, क्योंकि दोनों की वजह से, दोनों की वजह से सॉइल के पार्टिकल्स प्लस वाटर, जब दोनों भी रहेंगे तो आप सबमर्ज यूनिट वेट लेते हैं। तो सबमर्ज यूनिट वेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबमर्ज यूनिट वेट के लिए फॉर्मूला क्या है, सबमर्ज यूनिट वेट इज इक्वल टू सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस गैमा डब्ल्यू। इस तरह से हम सबमर्ज यूनिट वेट की वैल्यू निकालते हैं। सैचुरेटेड यूनिट वेट की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, दिस इज 22। सो 22 माइनस गैमा डब्ल्यू यू आर टेकिंग टू बी 9.81। ठीक है, जब ये दोनों का आप कैलकुलेशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 12.19 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, इस तरह से आपको सबमर्ज यूनिट वेट दिखेगा। लेकिन हमने यहाँ पर सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाले थे, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए ही हम कैलकुलेट करेंगे, सबके साथ एक साथ नहीं करेंगे। तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए आप जब कैलकुलेट करेंगे इसको, तो 1 मीटर क्यूब से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको किलो न्यूटन में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम मतलब क्या में रहता है, क्यूबिक मीटर में, तो 1 क्यूबिक मीटर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक मीटर कैंसिल हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से मैं बता रहा हूँ, 12.19 ये गैमा सैचुरेटेड पर क्यूबिक मीटर मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सो किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, और आप इसको पर क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 12.19 किलो न्यूटन। तो हमने ये देख लिया कि वर्टिकल डायरेक्शन में 12.19 किलो न्यूटन मीटर आएगा। बस इन दोनों का रिजल्ट निकालना है, इसका फॉर्मूला सभी को पता है, पहले हम देख चुके हैं इस तरह के फॉर्मूले। तो इंजीनियरिंग की स्टार्टिंग में 2.943 का स्क्वायर प्लस 12.19 का स्क्वायर, इसको कैलसी पे कैलकुलेट कर लीजिए या फिर ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे तो दूर दूर बहुत ऑप्शंस है, 11.49, 12.97, ऐसे ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनमें, तो आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप 3 मान लीजिए 1 मिनट के लिए, 2 को 3 9 हो जाएगा, प्लस 12.1 12 ही मान लीजिए, इसको 144 हो जाएगा।
तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, 153 आ रही है। अगर ये 153 आ रही है तो 12 का जो स्क्वायर रूट होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो ये कुछ 12 से 13 के बीच में इसकी वैल्यू मिल रही है हमें। और 12 से 13 के आसपास कौन सी वैल्यू हमारा प्रेजेंट है, वो है 11.49। तो ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो 11.49 को मार्क कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 13 से 22 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 11 नज़दीक है उसके लिए। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Next question is, in a constant head permeability with cross section area of 10 square centimeter, when the flow was taking place under a hydraulic gradient of 0.5, the amount of water collected in 60 seconds is 600 cubic centimeter. The permeability of the soil is, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है, Q इज इक्वल टू KIA। इस फॉर्मूले से हम K की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। K इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय I इंटू A। सो Q वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन इटसेल्फ, 600, वाटर कलेक्टेड इज 600 cc इन 60 सेकंड। एक्चुअली Q हम कभी निकालते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड, इसमें निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो आप इसको सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर 60 सेकंड्स के लिए बताया गया है, हमें 1 सेकंड के लिए कितना है वो देखना है। तो 600 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो आपको 1 सेकंड के लिए मिल जाएगा, होल डिवाइडेड बाय आई वैल्यू इज़ गिवन 0.5 एंड ए वैल्यू इज़ गिवन 10 एंड ऑल्सो इट इज़ गिवन इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यू भी हमारा सेंटीमीटर में ही है और 10 भी सेंटीमीटर में ही है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली 10। जब आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो के की वैल्यू आपको मिल जाएंगी। सो के वैल्यू इज़, सब कैलकुलेट करने के बाद 2 मिल जाता है आपको, 2.0 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज्यूमिंग दैट अ रिवर बेड लेवल डज नॉट चेंज एंड द डेप्थ ऑफ वाटर इन रिवर was 10 meter, 15 meter and 8 meter during the months of February, July and December respectively of a particular year. The average bulk density of the soil is 20 kilonewton per cubic meter. The density of the water is 10 kilonewton per cubic meter. The effective stress at a depth of 10 meter below the river bed during these months would be. देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर बिलो द रिवर बेड, ये पूछा है और आपको ये बताया गया है कि बेड लेवल के ऊपर जो वाटर रिप्रेजेंट है, यहाँ पर डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी 10 मीटर है, फिर 15 मीटर है और 8 मीटर है। कब? ड्यूरिंग, यहाँ पर कॉमा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ फेब में 10, जुलाई में 15 मीटर और दिसंबर में 8 मीटर। इस तरह से मतलब ये बताया गया है कि आपको अगर ये बेड लेवल है, रिवर की ये लेवल है, तो इसके ऊपर जो वाटर है वो कभी इस लेवल पे है, कभी इस लेवल पे है, कभी मतलब इसके ऊपर वाटर का लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है। हम ऑलरेडी जान गए हैं कि जब वाटर लेवल फ्लक्चुएट करता है इसके ऊपर, बेड लेवल के ऊपर, तो इफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, अनचेंज रहता है। तो हम जब इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर अनचेंज दिख रहा है, तो 100 इन फेब, 100 इन जुलाई एंड 100 इन दिसंबर, मतलब बी ऑप्शन ही ऐसा है। बाकी सब ऑप्शन आप देखेंगे तो 200, 250, 180 सब वेरी हो रहा है, इस तरह से बताया जा रहा है। तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इस आंसर को। आप डायरेक्टली बोलेंगे कि कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस है और वैसा एक ही ऑप्शन है, तो आप इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको कभी निकालने की ज़रूरत पड़ती है 100 की वैल्यूज़, तो आपको फार्मूला से सॉल्व करना पड़ता है, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। आप इस तरह से सॉल्व करते थे इस फॉर्मूले का यूज़ करके और फिर वैल्यूज़ बताते थे कि यहाँ पर 100 आ रहा है। लेकिन ये कंसेप्ट जब आपको पता है कि जब बेड लेवल के ऊपर वाटर फ्लक्चुएट करेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली इसको बता सकते हैं कि आंसर इसका बी है, अनचेंज है, तीनों भी 100 एक आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिलरी प्रेशर इन सॉइल्स। जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो बताना है। वाटर इज़ अंडर टेंशन इन कैपिलरी जोन, ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि हम जब कैपिलरी जोन में लिखते हैं पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू तो माइनस के साथ लिखते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि कैपिलरी एक्शन की वजह से जब सॉइल सैचुरेटेड रहती है तो आप वहाँ पर उस टाइम पर पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू माइनस में लेते हैं। और माइनस आप क्यों लेते हैं? क्योंकि आपका अजम्पशन है कि ऑलवेज वी टेक माइनस वैल्यू एज अ टेंशन, व्हेन देयर इज टेंशन वी टेक एज अ इट इज़ एज अ माइनस वैल्यू। तो टेंशन रहेगा तो आप माइनस वैल्यू लेंगे, ये बात स्टेटमेंट सही है।
पोर वाटर प्रेशर इज निगेटिव इन कैपिलरी जोन, वही बात, ठीक है, टेंशन में है तो आप उसको क्या करेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे। दोनों भी लाइंस आपने ही ऑलरेडी देख चुके हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेज ड्यू टू कैपिलरी प्रेशर, ये बात को भी हम अभी तक 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाता है जब कैपिलरी प्रेशर लगता है उसके ऊपर। तो कैपिलरी प्रेशर कौन सा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, U इज इक्वल टू H इंटू गैमा W, और वो उसको आप माइनस वैल्यू लिखते हैं, U इज इक्वल टू H गैमा W। तो जब आप इफेक्टिव स्ट्रेस में इसको लिखते हैं तो इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला टोटल स्ट्रेस माइनस U, और जब आप कैपिलरी प्रेशर की वजह से लिखते हैं तो माइनस ऑफ माइनस U, इस तरह से आप लिखते हैं। तो क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है। तो तीनों भी ये स्टेटमेंट हमें सही मिल रहे हैं। फिर चौथी स्टेटमेंट देखते हैं, कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन कोर्स ग्रेन सॉइल। जी नहीं, ये बात गलत है, जितनी फाइन ग्रेन सॉइल रहेंगी उतना कैपिलरी प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। देखिए, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट किस टाइप के सॉइल के लिए किया जाता है, कंसोलिडेशन टेस्ट किस लिए किया जाता है, पिक्नोमीटर टेस्ट किस लिए किया जाता है, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन कहाँ पर लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें पता है तो हम इस तरह के आंसर्स को दे सकते हैं। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट के लिए कंसोलिडेशन टेस्ट फॉर क्ले, क्योंकि कंसोलिडेशन टेस्ट कैसा होता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता सैंडी सॉइल के लिए, मतलब कंसोलिडेशन टेस्ट किसके लिए है, स्पेशली क्ले सॉइल के लिए। तो इस तरह से हम कंसोलिडेशन टेस्ट को क्ले सॉइल के लिए बता रहे हैं। ठीक है, पिक्नोमीटर टेस्ट से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर लेते हैं, और निगेटिव स्किन फ्रिक्शन पाइल फाउंडेशन में देखा जाता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हुआ ए के लिए 4, बी के लिए 3, मीन्स 4 3 2 1। 4 3 2 1 कहाँ पर है, 4 3 2 1, ये ऑप्शन में ही है, तो सो ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये जो 18 क्वेश्चन हमें देखना है, 18 और 19, ये कॉमन डाटा क्वेश्चन है। इसमें यह दिया गया है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द परमेबिलिटी एपरेटस एज शोन इन द फिगर, द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल इज K मीटर पर सेकंड एंड द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल इज 0.5। ठीक है, ये हमें गिवन डाटा दिया गया है, उसके साथ में ये फिगर दिया हुआ है। फिगर में कुछ इस तरह से बताया गया है कि सॉइल मास है, उसके ऊपर वाटर प्रेजेंट है जो 0.4 मीटर्स की हाइट के ऊपर है। यहाँ पर एक R पॉइंट दिया हुआ है, उसके ऊपर कैलकुलेशन करना है। डेटम है यहाँ पर जो कि 0.4 मीटर है, R पॉइंट से डिफरेंस दोनों के बीच में, और यहाँ पर परमेबिलिटी एपरेटस लगाया गया है और हेड लेवल यहाँ पर दिखाया गया है 0.4 मीटर के ऊपर डेटम से। तो ये जो फ्लो है, तो फ्लो कुछ इस तरह से है कि फ्लो का हमेशा डायरेक्शन क्या होता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो वाटर का फ्लो कुछ नीचे की तरफ जाएगा, मतलब डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है सॉइल में। सॉइल में डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है तो उसके लिए प्रेशर हेड का फॉर्मूला है। 2 केसेस होते हैं, एक डाउनवर्ड फ्लो होता है सॉइल में, एक अपवर्ड फ्लो होता है। अपवर्ड फ्लो कब होगा, जब ये लेवल ऊपर रहेंगी, तो ऊपर रहेंगी ये लेवल, तो दोनों के बीच में हाई लेवल टू लो लेवल इस तरह से वाटर जाएगा। और जब वाटर जाएगा मतलब कुछ इस तरह से ट्रैवल करेंगे तो सॉइल में ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगा वाटर का, तो वो अपवर्ड फ्लो कहलाएगा। अभी ये केस में कौन सा है, हाई लेवल टू लो लेवल, जब वाटर पास हो रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा सॉइल में से, तो डाउनवर्ड फ्लो का ये फ्लो टाइप का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए प्रेशर हेड का हमारे पास फॉर्मूला है, प्रेशर हेड इज इक्वल टू, अपवर्ड से डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है मतलब प्रेशर हेड कम हो रहा है, तो प्रेशर हेड के लिए फॉर्मूला है प्रेशर हेड इज इक्वल टू, अभी जो स्टैंडर्ड से मैं वो लिखता हूँ यहाँ पर, और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, H1 प्लस Z माइनस IZ। आई तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, यहाँ पर Z की क्या वैल्यू है, Z की वैल्यू है सॉइल का ये लेवल, जो सॉइल का टॉप लेवल है वहाँ से लेकर आप किस पॉइंट के ऊपर आप निकालना चाहते हैं। आप R पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो इस लेवल तक की, इसको आप Z बोलेंगे। ठीक है, और जो ऊपर वाटर लेवल प्रेजेंट है इसको आप H1 कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये H1 और Z का क्या मतलब है मैं दिखा दिया आपको। I मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो जब भी वाटर लेवल का डिक्रीमेंट हो रहा है इस तरह से, उसके ऊपर वाटर लेवल यहाँ पर था लेकिन वो हेड में कम हो गया, तो यहाँ पर प्रेशर हेड कम हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर ही माइनस साइन लगाना है। अगर कभी ये केस उल्टी होती, अपवर्ड फ्लो वाली होती, जैसे कि ये हेड लेवल ऊपर होता है यहाँ पर और ये नीचे है, तो ऊपर नीचे होने की वजह से क्या होगा, फ्लो का कुछ इस तरह से डायरेक्शन रहेगा, मतलब सॉइल में से ऊपर जाएगा फ्लो, ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पर प्लस साइन यूज़ करेंगे। तो प्रेशर हेड निकालने के लिए ये फार्मूला है, ये फार्मूला डायरेक्टली यूज़ करेंगे हम। H1 की वैल्यू फिर यहाँ पर क्या हुई 0.4 प्लस Z वैल्यू इज 0.8 माइनस I वैल्यू इज गिवन है क्या, देख लेते हैं यहाँ पर
क्वेश्चन में तो नहीं है हेड लॉस आई की वैल्यू दी हुई, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं आई इज इक्वल टू हेड लॉस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द सॉइल। तो हेड लॉस यहाँ पर कितना है, टॉप हेड कितना है यहाँ पर इस पोजीशन पे है, और जो दूसरा लास्ट वाला हेड कितने पे है इस पोजीशन पे, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया 0.4 प्लस 0.8 1.2 मीटर का इसमें डिफरेंस आ गया। आई इज इक्वल टू हेड लॉस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द सॉइल। हेड लॉस कितना मिला हमें 0.4 प्लस 0.8 1.2, और लेंथ ऑफ द सॉइल कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉइल है, मतलब 0.8 प्लस 0.4 दिस इज ऑल्सो 1.2। सो आई की वैल्यू मिल गई हमें 1, आई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय जेड की वैल्यू कितनी है 0.8। तो यहाँ से 1.4 प्लस 0.8 1.2 माइनस 0.8 दिस इज 0.4 मीटर्स, मीटर में सब कुछ तो इसलिए मीटर। प्रेशर हेड की वैल्यू हमें मिल गई 0.4 मीटर। यहाँ पर पूछा है टोटल हेड, एलिवेशन हेड और प्रेशर हेड। 0.4 वाले दो ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है और एक ही ऑप्शन है। अभी हमें कैलकुलेट करना है टोटल हेड कितना है और एलिवेशन हेड कितना है। देखिए एलिवेशन हेड मतलब क्या, डेटम से कितनी हाइट के ऊपर आप जो जहाँ पर भी निकालना चाहते हैं उसका डिस्टेंस कितना है डेटम से। तो ये डेटम है, यहाँ से आप कितना डिस्टेंस है आर का 0.4। सो एलिवेशन हेड इज इक्वल टू, ये इसको डेटम हेड भी बोल सकते हैं आप 0.4। तो यहाँ से ये 0.4 मीटर मिल गया, दिस इज़ द ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर 0 है मतलब ये नहीं होगा। सो ऑप्शन दिस विल बी करेक्ट। फिर भी हम देख लेते हैं कि टोटल हेड क्या है। टोटल हेड निकालने के लिए सिंपल है बहुत ज़्यादा। टोटल हेड मतलब कितना हुआ यहाँ पर, कितना है यहाँ से मैक्सिमम हाइट, यहाँ से मैक्सिमम हाइट कितनी मिल रही है वाटर की, इस एक्सिस से हम इस एक्सिस के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, इस पॉइंट के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम हाइट हमें कितनी मिल रही है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल हेड का डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे। टोटल हेड इज इक्वल टू प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। हम डायरेक्टली इसको क्यों नहीं लिख रहे हैं कितनी हाइट मिल रही है, क्योंकि बीच में सॉइल है, सॉइल मीडियम प्रेजेंट है, तो सॉइल मीडियम में कुछ ना कुछ इफेक्ट है, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास ऑलरेडी। टोटल हेड इज इक्वल टू प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, एलिवेशन हेड भी हम इसको लिख सकते हैं। तो प्रेशर हेड हमें कितना मिला था, प्रेशर हेड मिला था हमें 0.4 प्लस डेटम हेड कितना मिला 0.4। तो टोटल हेड कितना हुआ फिर यहाँ से 0.8। तो इस तरह से हमें ये 0.8 मिला। डायरेक्टली नहीं तो 1.2 मीटर हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर बीच में सॉइल मीडियम प्रेजेंट होने की वजह से नहीं लिखेंगे इसको। कैलकुलेटेड फार्मूला है हमारे पास pH प्लस DH। सो टोटल हेड इज 0.8। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन डाटा क्वेश्चन ही, व्हाट आर द डिस्चार्ज वेलोसिटीज एंड सीपेज वेलोसिटीज थ्रू द सॉइल सैंपल। 2 मार्क्स के लिए ये कॉमन डाटा क्वेश्चन, पहले शुरू तो इतना पार्ट था उसका 18 नंबर का क्वेश्चन। ये कैलकुलेट कर लेने के बाद आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिस्चार्ज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, v इज इक्वल टू के इंटू आई, और सीपेज वेलोसिटी वी एस इज इक्वल टू, ये फार्मूला भी हमें पता है, वी एस इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एन। ये दोनों फार्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी की वैल्यू। तो जब डिस्चार्ज वेलोसिटी आप v इज इक्वल टू के इंटू आई निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पहले शुरू आई की वैल्यू पता होनी चाहिए। आई क्या होता है, आई होता है हेड लॉस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पर हम देखेंगे के इंटू हेड लॉस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द सॉइल। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी वैल्यू आया था 1, इसकी वैल्यू क्या आई थी 1। मैंने आपको यहाँ पर बताया हो इस क्वेश्चन में, आई इज इक्वल टू 1.2 डिवाइड बाई 1.2। ये कैसे आया, हेड लॉस जो है तो टोटल दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस कितना है 1.2 का, और लेंथ टोटल ऑफ सॉइल की 1.2 मीटर। तो इस तरह से आई की वैल्यू मुझे यहाँ पर 1 मिल गई थी, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1। सो हमें डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या मिल गई, डिस्चार्ज वेलोसिटी इज इक्वल टू के। व्हाट आर द डिस्चार्ज वेलोसिटी के वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है यहाँ पर, तो आप इसको यहाँ पर राइट करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर निकालना हो सीपेज वेलोसिटी तो यहाँ पर लिख सकते हैं भी सीपेज वेलोसिटी, ये तो निकल के डिस्चार्ज वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी की वैल्यू में लिखे डिवाइड बाय एन। पोरोसिटी वैल्यू इज गिवन, देखिए पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल इज 0.5, यहाँ पर लिखेंगे 0.5। 0.5 का मतलब हुआ कि आप ऊपर लाएंगे इसको तो दिस इज 1/2, ऊपर लाएंगे तो 2k। सो डिस्चार्ज सीपेज वेलोसिटी इज 2k। तो इस तरह से आपने ये दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन ओपन एंडेड स्टील बैरल ऑफ 1 मीटर हाइट एंड 1 मीटर डायमीटर इज फिल्ड विद सैचुरेटेड फाइन सैंड हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है तो 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड है। द बैरल स्टैंड्स ऑन अ सैचुरेटेड बेड ग्रेवल। ठीक है, ग्रेवल का बेड है उसके ऊपर रखा हुआ है। द टाइम रिक्वायर फॉर द वाटर लेवल इन द बैरल टू ड्रॉप बाय 0.75 मीटर इज। 2 मार्क्स के लिए सिर्फ टाइम रिक्वायर्ड पूछा है, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है
टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ड्रॉप इन वाटर लेवल कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो ड्रॉप कितना दिया हुआ है 0.75 का, ठीक है। और डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कितनी है 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड। 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड्स में है, ऊपर जाएंगे तो +2 हो जाएंगे वो, तो 75 सेकंड्स इज़ द आंसर। 75 दिस इज़ द आंसर। सो इस वीडियो में भी हमने 10 क्वेश्चन देखे हैं, फिर आएंगे हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। सो रिमेनिंग क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।